एवरीवन, मेरा नाम आफरीन अस्मत है एंड वेलकम है आप सारे स्टूडेंट्स का आफरीन अस्मत यूट्यूब चैनल पे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आप सारे के सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप में से जितने स्टूडेंट्स नए हैं अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। ठीक है, तो आज आप सबका इकोनॉमिक्स की थ्योरी क्लास है। इंडियन इकोनॉमी की आप सबके लिए मैं थ्योरी क्लास लेकर आई हूं। अगेन आज की क्लास में मैं क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों चीज कंप्लीट करवाऊंगी। तो आज जो टॉपिक मैं कवर अप करने वाली हूँ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, जो कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे रिलेटेड, और आप सबको ये क्वेश्चंस जो है वो हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ये आपका काम है। आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे उतने अमेजिंग स्टूडेंट्स हमसे यहाँ पर जुड़ेंगे। चलिए देख लेते हैं आज की क्लास में मैं आप सबको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ, इंडेक्स क्या है आज की क्लास का। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं आप सबको इंडस्ट्रीज के बारे में बताऊंगी कि इंडस्ट्री शब्द का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस इंडस्ट्री टर्म मीन। फिर उसके बाद मैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये इंडेक्स करंट अफेयर से रिलेटेड भी टॉपिक होता है। करंट अफेयर्स में आप देखोगे इसके सिर्फ फिगर्स पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आज स्टैटिक पोर्शन डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब कब इंट्रोड्यूस करी गई और उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट इंट्रोड्यूस करी गई, जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 एंड द वेरी वेरी फेमस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये शब्द इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्री मींस क्या होता है, तो यहां पर एक बार आप डेफिनेशन देखो, मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है कि इंडस्ट्री एक ऐसा टर्म है जो कि उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिफर करता है जो कि कंसर्न्ड होते हैं, जो कि डील करते हैं किससे, विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। यहां पर जब हम इंडस्ट्री शब्द पढ़ रहे हैं तो इंडस्ट्री शब्द का मतलब सिर्फ वस्तुओं के उत्पाद नहीं है। इंडस्ट्री इज अ कंबाइंड टर्म जो कि इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्लूड करता है अपने अंदर। इंडस्ट्री शब्द एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिफर करता है जो कि डील करता है विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, यानी मिनरल के एक्सट्रैक्शन से लेकर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के प्रोडक्शन और सर्विसेज यानी सर्विसेज देते तक, with the extraction of mineral, production of good and to the services, end to end सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एक टर्म में कवर हो रही है उस टर्म को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। समझ में आ गया। तो अब हम अक्सर इंडस्ट्री को ये देखते हैं कि भाई ये एक इंडस्ट्री है, ये सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से संबंधित है। नो, इंडस्ट्री इज दैट टर्म जो कि रिलेटेड है ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी से, जो कि रिफर करता है विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री, अगर हम बात करते हैं हमारे वर्ल्ड की जो मेजर इंडस्ट्री है वो कौन कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, तो हमारे इंडिया में या हमारे पूरे वर्ल्ड में कुछ मेजर सेक्टर हैं, कुछ मेजर्स ग्रुप हैं जो कि इंडस्ट्री में डोमिनेंट है, जहां पर मैक्सिमम शेयर इंडस्ट्री का लाई करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री।
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए हमारे विश्व के कौन कौन से कोने फेमस है, या फिर वर्ल्ड के कौन कौन से एरिया फेमस है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, चलिए देखते हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एज वेल एज रशिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में जो सेकेंड 5 ईयर प्लान्स के बीच में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का सेटअप किया गया, वो कौन कौन से कंट्रीज के कोलैबोरेशन के साथ सेटअप किया, तो उसमें जर्मनी ने कंट्रीब्यूशन किया था, उसमें रशिया ने कंट्रीब्यूशन किया था, और उसमें यूके ने कंट्रीब्यूशन किया था। तो जर्मनी इज वेरी फेमस, यूएसए इज वेरी फेमस, चाइना इज वेरी फेमस, जापान एज वेल एज रशिया, ये सारी की सारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस एरियाज या कंट्रीज हैं वर्ल्ड में। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हमारे वर्ल्ड में कौन कौन से एरिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है? सबसे पहला नाम हमारे भारत का, यस, हमारे इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान, दीज आर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि काफ़ी फेमस है हमारे इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आईटी सेक्टर के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए, सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बैंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। सब जानते हो इंडिया का बैंगलोर रीजन दैट इज वेरी फेमस फॉर आईटी सेक्टर। तो इंडिया का जो बैंगलोर रीजन है और सिलिकॉन वैली जो कि कैलिफोर्निया में है, ये आईटी इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये कॉमन मेजर इंडस्ट्रीज एरिया है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 4 कंट्रीज का नाम दे दिया गया, पूछा गया टेक्सटाइल के लिए फेमस इनमें से कौन सी 4 कंट्री है, तो आप क्या आंसर दोगे? ऑब्वियसली टेक्सटाइल के लिए फेमस इनमें से 4 कंट्री कौन सी है, तो उसमें जो भी अगर इंडिया या हांगकांग या साउथ कोरिया या जापान या ताइवान किसी का भी नाम हो तो आप उसका आंसर टिक करोगे। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में। तो इंडस्ट्रीज तो मैंने आपको बताया एंड टू एंड डिस्क्राइब करता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल से लेकर प्रोडक्शन ऑफ गुड और साथ ही साथ विद द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक टर्म इंडस्ट्री में इंक्लूडेड है, ठीक है। अब यहाँ पर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, तो हमारी इंडस्ट्री में ग्रोथ कैसी है, हमारी इंडस्ट्रियल अलग अलग जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, टेक्सटाइल हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया, अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर में उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी ग्रोथ कैसी है, ग्रोथ हो रही है या फिर वो डाउनवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो मेजरमेंट्स लेते हैं विच इनडायरेक्टली हमें इकोनॉमी का हाल भी बताता है, बिकॉज अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर नीचे जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, हमारे इंडिया के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है? तो इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस, इंडस्ट्रीज का ट्रेंड चेक करने के लिए जो भी मेजर्स लिए जाते हैं उसे हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए एक बार डेफिनेशन देख लें। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये वो इंडेक्स है जो कि इंडिकेट करता है परफॉर्मेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस किसकी, वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहे हैं या फिर जो इनडायरेक्टली हमारे इंडियन इकोनॉमी का हाल बता रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। द इंडस्ट्री ग्रुप दैट इज मेजर आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग। जब अब अगर हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से मेजर करते हैं या उसका तरीका क्या है, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 2 ब्रॉड कैटेगरीज बनाई गई हैं कि हम इंडस्ट्री, अगर ये इंडस्ट्री है तो हमें इन्हें इस ग्रुप में रखना है, और अगर ये इंडस्ट्री है तो हमें इसे इस ग्रुप में रखना है। इसी तरीके से इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्योंकि परफॉर्मेंस हमें मेजर करना है तो उसे और सिंप्लीफाई
उसे और बेहतर बनाने के लिए हमने जो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसे टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब वो दो ब्रॉड कैटेगरीज क्या है, वो दो बहुत मेजर कैटेगरीज क्या है? तो एक होता है ब्रॉड सेक्टर। ब्रॉड सेक्टर आप कह सकते हो जैसे कि बड़े बड़े सेक्टर, जैसे कि माइनिंग का एरिया आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का एरिया आ गया, मैन्युफैक्चरिंग का एरिया आ गया। दीज आर लाइक द ब्रॉड सेक्टर। और एक होता है यूज बेस्ड सेक्टर। अब यूज बेस्ड सेक्टर कौन से सेक्टर होते हैं? जैसे कि जिसमें आता है कैपिटल गुड्स, जिसमें आता है बेसिक गुड्स, जिसमें आता है इंटरमीडिएट गुड्स, जिसमें आता है इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स, जिसमें आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल, जिसमें आता है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल। तो ये दो मेजर कैटेगरीज है जिसमें हम बांट कर इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से रिलेटेड मैंने काफ़ी बार आप सबके एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, वेदर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, भाई यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूज बेस्ड सेक्टर इनमें से कौन सा क्षेत्र है? अब आपको ऑप्शंस दे दिए गए, आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। तो यूज बेस्ड सेक्टर्स में क्या क्या आएगा? जैसे कि कैपिटल गुड, बेसिक गुड, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये सब कुछ यूज्ड बेस्ड सेक्टर में आएगा। एक तरीके से अगर तुम्हें दिमाग में याद रखना है तो तुम इस तरीके से याद रख सकते हो, गुड्स आर फॉर व्हाट? गुड्स आर फॉर यूसेज, है ना? भाई वस्तु किस लिए होती है? इस्तेमाल के लिए होती है। तो गुड्स से रिलेटेड इंटरमीडिएट, कैपिटल, बेसिक, कंज्यूमर ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी गुड्स की कैटेगरी किस में आती है? यूज बेस्ड सेक्टर्स पे आती है। ब्रॉड सेक्टर्स में क्या क्या आता है? जैसे कि आ गया इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि आ गया मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि आ गया माइनिंग। दीज आर द ब्रॉड सेक्टर। ब्रॉड सेक्टर के अंदर कैटेगरीज डिफाइन करी जा सकती हैं। ठीक है, डन है। आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 8 कोर इंडस्ट्री होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम जितनी भी इंडस्ट्रीज लेते हैं, भाई हमारे इंडिया में तो कैटेगरीज बहुत सारी हैं, लेकिन उन पूरी कैटेगरी में 8 मेन कोर सेक्टर्स होते हैं जो लगभग 40% ऑफ द वेट कवर करते हैं। यानी हमारा जितना भी प्रोडक्शन है, जितना भी सर्विसेज दी जा रही हैं ऑल ओवर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में, जितना भी हमारा है, उन सब का 40% सिर्फ ये 8 कोर इंडस्ट्री से आता है। कोर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बेसिक, मतलब मेन, मतलब जड़। तो ये 8 कोर सेक्टर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जितने भी आइटम्स हैं उसका 40% अकेला सिर्फ इन्हीं 8 इंडस्ट्री से आता है। आपको नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी है? 8 कोर इंडस्ट्री में एक है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है स्टील, तीसरा है रिफाइनरी प्रोडक्ट, चौथा है क्रूड ऑयल, फिर है कोल, फिर है सीमेंट, फिर है नेचुरल गैस, फिर है फर्टिलाइजर। तो दीज आर द 8 कोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। और 8 कोर सेक्टर लगभग कितना प्रतिशत कवर करता है आइटम्स जो कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंक्लूडेड है? 80%। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है? ये मेजर करता है इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस को जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में मौजूद है। क्लियर है? बात करते हैं हमारे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेस ईयर यानी आधार वर्ष क्या है। तो करंट जो आधार वर्ष है, करंट जो बेस ईयर है वो 2011 से 12 है। जो प्रीवियस बेस ईयर है वो 2004 से 5 था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात लिख लो, मेरी बात नोट कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ द आईआईपी? करंट बेस ईयर है 2011 से 12। प्रीवियस बेस ईयर क्या था? 2004 से 5। कितने कोर इंडस्ट्रीज होती हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में? 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं।
एट कोर इंडस्ट्रीज कितना प्रतिशत आइटम कवर करता है? 40% आइटम कवर करता है। ठीक है, कौन कौन सी एट कोर इंडस्ट्री है? शामिल है उसमें इलेक्ट्रिसिटी, शामिल है उसमें स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, फिर उसके बाद आगे आया नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर। दीज आर द एट कोर सेक्टर। क्लियर है? डन है? कूल। आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की इंडिया में। तो हमने अभी यहाँ तक दो टॉपिक कवर अप करे, इंडस्ट्री क्या होता है और इंडस्ट्री को हमने कितने या फिर कौन कौन से वर्ल्ड के कोने कौन कौन सी इंडस्ट्री के लिए फेमस है, टेक्सटाइल कहाँ का फेमस है, आयरन एंड स्टील कहाँ का फेमस है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिटेल में समझाया है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में दो ब्रॉड कैटेगरीज डिफाइंड होती है, एक होता है ब्रॉड सेक्टर और एक होता है यूज बेस्ड सेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ इंडिया में। तो हमारे इंडिया में अलग अलग ईयर, अलग अलग समय में हमें ये नीड पैदा हुई कि हमें इंडस्ट्री जो सेक्टर, जो ट्रेंड अभी तक चला आ रहा है, उसमें कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है या फिर कुछ उसमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है या फिर आप कह सकते हो वो मेजर है जो सरकार के द्वारा हमें बताए जाते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रोग्रेस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारे भारत के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे काम आएगा। ठीक है, यानी ये क्या है भाई? सिर्फ इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होता है? सेट ऑफ मेजर्स होता है, मेजर और स्टैंडर्ड्स होता है, जो कि क्या होता है, जो कि डिफाइन करता है, डिफाइन किया जाता है सरकार के द्वारा, जिससे क्या होता है, हम ओवरऑल हमारे कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर करने का काम करते हैं। ठीक है, ओके। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे इंडिया में अलग अलग टाइम में इंट्रोड्यूस करी गई। सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1948 में, फिर उसके बाद आई 1956 में, फिर उसके बाद 1977, फिर आई 1980, फिर आई 1991। यानी आप समझो इसका कुछ वर्जन यहाँ पर आया होगा, मतलब यहाँ पर कुछ सेट्स बताए गए होंगे जिसको नेक्स्ट पॉलिसी में कुछ सुधारा गया होगा, कुछ घटाया गया होगा, कुछ ऐड ऑन किया गया होगा, फिर यहाँ से कुछ बढ़कर यहाँ आया, फिर यहाँ से कुछ बढ़कर यहाँ आया और फिर यहाँ से कुछ बढ़कर यहाँ आया। तो हमारे इंडिया में अलग अलग टाइम पे जब अलग अलग मिनिस्ट्रीज रहे हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स रहे हैं, तो उन्होंने अलग अलग इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने का काम किया है। तो अब हम हर एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी को उठाएंगे और उसके बारे में डिटेल में बात करना शुरू करेंगे। क्लियर है? डन है? भाई क्या कर रहे हो आप सारे के सारे स्टूडेंट? प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो गाइस, ये आपका काम है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो ताकि हमसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारी क्लास से जुड़ सकें। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 की बात करते हैं। सबसे पहले इसे किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था? सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है। तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। इसे इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। इसमें इंडियन इकोनॉमी को एक मिक्स्ड इकोनॉमी डिक्लेयर किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालांकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रही हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर कहा जाए, पूछा जाए कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मिक्स्ड इकोनॉमी डिक्लेयर किया गया, तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था थी, वो कौन सी पॉलिसी थी? 1948 मिक्स इकोनॉमी, यानी एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर कंट्रोल दोनों के हाथ में हो, यानी प्राइवेट और पब्लिक में कोई भी सेक्टर किसी को डोमिनेट ना कर रहा हो, सरकार नियम बना रही हो, रूल्स बना रही हो, जिसे प्राइवेट सेक्टर फॉलो कर रहे हैं, ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी डिक्लेयर हुई इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948। नेक्स्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी गई। सबसे पहला जब हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ट्रेंड स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने
जो छोटे थे उन्हें उठाने की कोशिश करी, यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जो हमारे इंडिया में कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, उन्हें यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट किया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। यस, यहाँ पर क्योंकि हमें कॉटेज इंडस्ट्रीज, क्योंकि हमें स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना था, क्योंकि हमें उससे आगे बढ़ाना था, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सरकार ने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वो अपनी प्रेजेंस मार्केट से लूज करते हैं। भाई वो जो है कंपटीशन में खड़े नहीं उतर पाते, अभी उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, इसीलिए नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर पॉलिसी में लाया गया। यहाँ पर इंडस्ट्रीज को 4 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कौन कौन सी कैटेगरी? पहली जो एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली पे आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली पर मतलब यानी उसमें सिर्फ केंद्र का हक होगा, उसमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर से एंट्री किसी भी तरीके से कर ही नहीं सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्म्स एंड एम्यूनेशन, प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी और रेलवे का मैनेजमेंट। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो सरकार ने अपने हाथों में ले लिए 1948 में, कहा ये सिर्फ सरकार का हक है, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि एक्सक्लूसिवली सेंट्रल के द्वारा ही मैनेज करी जाएगी, नो अदर अथॉरिटी इसमें इंटरफेयर करेगा। नेक्स्ट क्या था? न्यू अंडरटेकिंग्स जो सिर्फ राज्य के द्वारा हो। कुछ स्टेट ने अपने हाथ में रख लिया, अब कुछ सेंट्रल ने अपने हाथों में रख लिया और कुछ स्टेट ने अपने हाथों में रख लिया। जैसे कि कोल, आयरन एंड स्टील, ये क्षेत्र स्टेट ने कहा ये मेरे हैं, ठीक है। एयरक्राफ्ट जैसे कि शिप बिल्डिंग, जैसे कि टेलीग्राफ, जैसे टेलीफोन, ये सब जो है वो स्टेट के हाथों में दे दिए गए। अब नेक्स्ट, इंडस्ट्री जो कि रेगुलेट करा जाएगा, किसके द्वारा? रेगुलेट करा जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ये इंडस्ट्रीज बेसिक इंपॉर्टेंस की होती थी, यानी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें प्राइवेट सेक्टर इंटरफेयर कर सकता है, बट द अथॉरिटी, मेन अथॉरिटी सरकार होगी। यानी प्राइवेट आएगा लेकिन प्राइवेट को परमिशन किससे लेनी है? सरकार से लेनी है। तो ऐसे में कुछ बेसिक इंडस्ट्री शामिल करी गई, और ऐसी इंडस्ट्री जो कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए ओपन है। कुछ ऐसी इंडस्ट्री जो बची कुची थी वो सरकार ने कहा कि अब तुम प्राइवेट सेक्टर रख लो। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट करी गई थी। तुम देख रहे हो कैसी रेस्ट्रिक्शन। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन को ना कर दिया गया, यानी क्या कहा गया? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को मना किया गया, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। सेंट्रल ने कहा ये एरिया मेरे हैं, स्टेट ने कहा ये एरिया मेरे हैं। फिर कुछ बचे कुचे प्राइवेट के हाथों में दे दिए गए, और जो प्राइवेट के हाथों में भी दिए उसमें भी कुछ एरिया ऐसा जिसमें सरकार ने कहा तुम तो रहोगे, लेकिन इट इज रेगुलेटेड बाय, इसका संचालन कौन करेगा? सरकार करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। तो 1948 में आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या सीखा कि यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज के 4 मेजर ग्रुप क्रिएट कर दिए गए। वो जो सिर्फ केंद्र के द्वारा, वो जो सिर्फ राज्य के द्वारा, वो जिसका संचालन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और बची कुची प्राइवेट के हाथों में। यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी दिया गया, यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को मना किया गया, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 के थे। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956, 1948 श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा डिक्लेयर करी गई, 1956 जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा डिक्लेयर करी गई। इट वाज डिक्लेयर बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसे हम इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। याद रखिएगा, कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी है जिसे हम इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत का कहते हैं? तो याद रखिएगा वो जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिक्लेयर करी गई, यानी 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ? वहां पर
4 मेजर कैटेगरीज थे इंडस्ट्रीज के। यहाँ पर इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स डिफाइन करे गए। 3 सेक्टर्स इंडस्ट्रीज में दिए गए, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए जो कि पब्लिक सेक्टर कवर करेगा, जिसमें उस समय 17 इंडस्ट्री शामिल थी। शेड्यूल बी जो कि मिक्स्ड सेक्टर कवर करेगा, यानी पब्लिक प्लस प्राइवेट होगा, और उसमें उस समय 12 इंडस्ट्रीज थी। और तीसरा शेड्यूल सी, सॉरी, तीसरा क्या है, शेड्यूल सी, जिसमें सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्रीज आएंगी। तो यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कितने सेक्टर्स लाए गए। तो 1956 में 3 सेक्टर, 3 शेड्यूल। शेड्यूल ए सिर्फ सरकार के लिए, शेड्यूल बी प्राइवेट प्लस पब्लिक, शेड्यूल सी ओनली फॉर प्राइवेट। अच्छा, सरकारी कितने थे, 17 इंडस्ट्रीज, प्राइवेट पब्लिक कितने थे, 12, और जो बची थी वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी। इसे हम इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इसे किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया, तो इसे डिक्लेयर किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977। 56 पढ़ लिया, 48 पढ़ लिया, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है भाई। कमेंट सेक्शन को एक्टिव रखो, कमेंट सेक्शन में खूब जो है जवाब दिया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं। इतना बेहतरीन कंटेंट मैं आपको बता रही हूँ, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977 की। ये पॉलिसी जो है वो 1956 का ही एक्सटेंशन है। 1956 जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसी को आगे 1977 में बढ़ावा दिया गया। यानी ऑलरेडी जितनी चीज़ें वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी गई थी वो वहीं थी, उसके एडिशनल हमने यहाँ पर क्या क्या किया। उसके एडिशनल यहाँ पर हमने मेन मकसद रखा गरीबी को हटाने का, यानी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट्स दिया जाएगा पुअर को, जो गरीब क्षेत्र हैं उन्हें रोजगार देना है। और जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है एक सेक्टर पे, उससे क्या करना है, डीकंसेंट्रेट, यानी गरीबी हटाना समझ लो, यानी रिच से वेल्थ लेकर पुअर को डिस्ट्रीब्यूट करना। टू बी नॉट एग्जैक्टली यही सेम चीज नहीं थी, लेकिन ऐसा ही करा गया था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये पॉलिसी ने मेजरली फोकस किया डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, अथॉरिटी किसी एक के हाथों में नहीं होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आपको क्या करना है, आपको जो अथॉरिटीज है, जो पावर है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी एक एकत्रित करके एक जगह पर पावर लेकर नहीं आनी है, उस पावर को छोटे छोटे सेक्स पर, छोटे छोटे सेक्टर्स पर, छोटी छोटी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिसेंट्रलाइजेशन, ताकि इजी मैनेजमेंट हो सके। भाई एक एक दिल्ली में बैठ के देख रहा है और अलग अलग जगह पर अलग अलग पर्सन अपॉइंट कर दिए गए, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। यानी मान लो एक पॉलिसी बनाई गई, उसका मैनेजमेंट सिर्फ एक ही ऑफिस से किया जा रहा है, दिल्ली से, ये है सेंट्रल पावर या सेंट्रलाइजेशन, सबका एक ही जगह। लेकिन अब क्या करा गया कि एक पॉलिसी इंडिया के लिए बनाई गई, उसमें हर एक राज्य में अलग अलग ऑफिस खोल दिए गए। भाई लोगों के जो भी ग्रीवेंसेस थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी उनका सोल्यूशन है, वो उन ऑफिसर्स से हैंडल किया जा रहा है। यानी किसी एक के हाथों में पावर नहीं है, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन में फोकस किया गया 1977 में। यहाँ पर अगेन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी दी गई, जैसा कि 1948 की पॉलिसी में दिया गया था। और यहाँ पर एक नई तरीके की यूनिट क्रिएट करी गई, जिसे कहा गया टाइनी यूनिट। तो याद रखिएगा, टाइनी यूनिट कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इंट्रोड्यूस करी गई, 1977।
आगे बढ़ते हैं। ये पॉलिसी में रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी गई एमएनसीज पे। भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में याद रखिएगा, जहां पर भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बढ़ावे की बात आएगी वहां पर एमएनसीज को रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी हो जाएगा, आप चाहो या ना चाहो। क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज सर्वाइव तभी करेंगे जब फॉरेन कंपटीशन को रोका जाए, वो मार्केट को टेक ओवर ना कर पाए। और इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पॉलिसी को जो इम्पोज किया जा रहा था, मल्टीनेशनल कंपनीज पर जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज थी, उन्हें क्या किया गया, उन्हें रोका गया। क्लियर है, डन है, ओके। नेक्स्ट पॉलिसी इज ऑफ 1980, 1980 की पॉलिसी क्या रही है। This industrial policy of 1980 addressed the need for promoting competition in the domestic market, modernization, selective liberalization and technological upgradation. अभी तक हम क्या करते हुए आ रहे थे, 56, 48, 77, इन सब पॉलिसीज में हमें, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाना था, हमने अभी तक किसी भी एमएनसीज को घुसने नहीं दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को हमने रिस्ट्रिक्ट करके दी गई या रखा गया। लेकिन 1980 में क्या कहा गया, 1980 में कहा गया ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, यहाँ पर नीड आएगी। अरे कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे तो नदी में तो सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे ना, कुएं के मेंढक नहीं बनना है। हमें देखना है ग्लोबली क्या कंपटीशन चल रहा है, तभी तो हमारा इंडिया दूसरों से compete कर पाएगा। ऐसे कैसे आप बस यहीं पर कह रहे हो कि नहीं सिर्फ इंडिया में कोई एमएनसी नहीं आएगी, तो भाई हम बाहर के देशों से कंपटीशन कैसे करेंगे, हम तो पिछड़े हुए रह जाएंगे। तो यहाँ पर नीड हुई कि भाई नहीं, यहाँ पर हमें फॉरेन कंपनीज को लेकर आना है, डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन क्रिएट करना है, सेलेक्टिव लिबरलाइजेशन करना है, यानी कुछ कुछ जगह पर आपको ढील छोड़नी है, प्राइवेट सेक्टर्स को और अलाउ करना है कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में आकर खुलकर क्या करे, खुलकर जो है खेले। खुलकर खेलने का मतलब है कि वो मार्केट में आकर अपना पैर जमाए, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर लाइसेंसिंग को लिबरलाइज किया गया, लाइसेंसिंग में जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे उससे यहाँ पर क्या किया गया, कम किया गया। और यहाँ पर ऑटोमेटिक एक्सपेंशन या ऑटोमेटिक कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंशन दी गई। पहले क्या होता था, हमें इंडस्ट्री खोलने के लिए तो लाइसेंस चाहिए, लेकिन अगर उसे हमें एक्सपैंड करना है, उसे हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है। तो इसमें क्या किया गया, इसमें लाइसेंसिंग को क्या किया गया, थोड़ा सा लिबरलाइज किया गया, साथ ही साथ इसमें ऑटोमेटिक एक्सपेंशन दिया गया। किसका, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन दिया गया कैपेसिटी का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर पॉलिसी, ड्यू टू दिस पॉलिसी MRTP, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस जगह पर दो मेजर, 1980 में दो मेजर एक्ट आए। MRTP एक्ट, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी जो मोनोपोली मार्केट में क्रिएट कर रहा था उसमें रेस्ट्रिक्शंस लेने के लिए ये एक एक्ट आया। इसके साथ साथ फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, यहीं पर पास किया गया, यहीं पर उसे लाया गया। क्लियर है, डन है, चलिए। लास्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज 1991। 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी सभी जानते हैं, इसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, इसे हम LPG पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। सॉरी, हाँ जी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, लाइट फ्लक्चुएट कर गई जिसकी वजह से थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन क्रिएट हो गया। कोई इशू नहीं है, 2 मिनट रुकेंगे, फिर से यहाँ पर जो है दोबारा से ऑन हो रहा है। तो आज तुम लोग मैम का बोर्ड भी ऑन होते हुए देख लोगे, ये मैम चलो ऐसे बोर्ड ऑन करती हैं। वो तो चलो कैमरा नहीं गया, वरना तो तुम लोग कहते हैं मैम पता नहीं कहाँ चली गई। तो बाकी तो सब ठीक है, ठीक है, 2 मिनट बस रुक जाओ, हो गया।
Okay, just a second. ओके, 1991 की पॉलिसी पढ़ा रही थी ना? यस, दिस वन। चलो, यहाँ पर थी मैं, आगे वापस। ओके, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे किसकी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। इसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, इसे हम एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं। यहाँ तीन मेजर इंट्रोडक्शन करे गए: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, यानी जितना भी अभी तक आपने अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रखा था प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, उसे हटाना, ताकि प्राइवेट सेक्टर इजिली इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंट्री कर सके। दैट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन यानी सरकार की मोनोपोलीज को रिमूव करना। भाई अब तक हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में देखा, मैक्सिमम जगह तो सरकार ने अपना ही हक बता लिया। आर्म्स एंड एम्यूनेशन भी मेरा है, रेलवे भी मेरा है, एयरक्राफ्ट भी मेरा है, शिप बिल्डिंग भी मेरा है, तो प्राइवेट सेक्टर तो था ही नहीं। तो यहाँ पर क्या किया गया? प्राइवेटाइजेशन किया गया, यानी सरकार की मोनोपोली को हटाकर प्राइवेट सेक्टर को काम करने की जगह देना, ताकि प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम कर सके। इसे हमने क्या कहा? इसे हमने कहा प्राइवेटाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन यानी अब तक जो हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करके रखा था, उसे क्या करना? उससे अलाउ करना। ग्लोबलाइजेशन यानी जब आप अपनी अर्थव्यवस्था को बाकी की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ते हैं, बाकी की अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्ट करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन करना। ठीक है, तो एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ 1991 पे। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इसे हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कहते हैं। यहाँ पर एलपीजी वाज द मेन मोटिव। एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर आप सबके लिए, जिसमें हमने डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पढ़ी, 48, 56, 77, 80 और 1991 की। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पढ़ाया, साथ ही साथ मैंने आपको इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ाया। चलिए, कुछ क्वेश्चंस जरूर करेंगे। आज की क्लास हमने जितनी पढ़ी है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, हु डिक्लेयर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991? 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने का काम किसने किया? वी हैव फोर ऑप्शन: नरसिम्हा राव, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? हाँ जी भाई, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो, सारे के सारे स्टूडेंट। बहुत इजी है, बहुत आसानी से बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो ज्यादातर स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इस पॉलिसी को हम एलपीजी पॉलिसी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बाय इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कितने सेक्टर्स होते हैं? 8 कोर सेक्टर डिफाइन करे गए हैं, है ना? तो यहां पर 4 लिखे हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें शामिल नहीं है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? चारों में देखो, माइनिंग एंड क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, गैस प्रोडक्शन या फिर फॉरेस्ट्री। इन चारों में से इनकरेक्ट क्या है, यानी कौन सा ऐसा कोर सेक्टर नहीं है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में? वी हैव 4 ऑप्शन। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए जल्दी से। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 8 कोर सेक्टर डिफाइन है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, क्या उसमें माइनिंग एंड क्वायरिंग है? बिल्कुल है मैम। क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है? बिल्कुल है मैम।
क्या उसमें गैसेस है, गैस प्रोडक्शन? यस। क्या उसमें फॉरेस्ट्री है? नहीं, किसी भी तरीके से नहीं। तो 4 ओनली इज द करेक्ट आंसर, यानी बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कमेंट सेक्शन में जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बी आंसर दिया है, बिल्कुल सही और बेहतरीन और बढ़िया आंसर दिया है। क्लियर है, इजी है। देखा, अगर ध्यान से हमने सुना, अगर हमने ध्यान से समझा, तो हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से क्वेश्चंस भी समझ में आए और क्लियर भी हुए। तुम टेंशन मत लो ना, लाइव क्लास में मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस और भी करवाऊंगी। लेकिन फिलहाल, क्योंकि आज की क्लास में मैंने इतना कुछ आपको पढ़ाया है, तो कितना आपके दिमाग में रिटेन रहा है, उसके लिए मैंने ये क्वेश्चंस आपको करवाए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है? बेस ईयर क्या है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का? वेरी इजी। व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? करंट बेस ईयर क्या है? हाँ जी, कमेंट सेक्शन में प्लीज आंसर देना स्टार्ट करो। व्हाट इज द करंट बेस ईयर ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? तो करंट बेस ईयर क्या है? 2011 से 12। अच्छा, प्रीवियस क्या है, जरा ये भी तो बता दो कमेंट सेक्शन में। मैंने ये भी बताया है आपको, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का प्रीवियस बेस ईयर क्या रहा है? 2004 से 2005। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। ये फोर्थ क्वेश्चन है। हाँ जी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? पहला, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा डिक्लेयर किया गया। दूसरा, यहाँ पर एक न्यू यूनिट क्रिएट हुई जिसे हमने कहा टाइनी यूनिट। बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या फिर नाइदर वन नॉट टू? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। गलत स्टेटमेंट इसमें से कौन सी है? प्लीज आंसर द क्वेश्चन एवरीवन। तो अगर हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है, टाइनी यूनिट। टाइनी यूनिट 1977 में आया था। टाइनी यूनिट 1977 की पॉलिसी में लाया गया। इट वाज नॉट इन ईयर 1956। करेक्ट स्टेटमेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा डिक्लेयर किया गया। इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहलाता है। ठीक है, तो इनकरेक्ट क्या है? 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्लियर है, डन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। मुझे भी पढ़ाने में बड़ा मजा आया आज की क्लास, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए और इम्पोर्टेंट कंटेंट के लिए आप सारे के सारे स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप में से जितने स्टूडेंट ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। ठीक है, thank you so much. Till then, take care everyone. Bye bye guys. Bye everyone. Take care beta.